बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है कुछ अन्य बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन में जो इनपुट होता है वह 30 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट तक का रहता है। इस प्रकार के छायांकन के लिए रिक्वायर्ड जो मशीन होती है उसमें विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं जिससे कि एक्सरे की तीव्रता को कम या ज़्यादा किया जा सके। इसका सिद्धांत होता है कि जो पदार्थ होता है वह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह तीव्र गति से उस पदार्थ से टकराते हैं और अचानक से रुकते हैं, इसीलिए एक्सरेज जो है वह उत्पन्न होता है। इस प्रकार का मेथड एज सच ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सरेज हानिकारक होते हैं, लेकिन जो छायांकन उत्पन्न होता है उससे कई प्रकार के बॉडी पार्ट्स का छायांकन लिया जा सकता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। एक्सरे ट्यूब का कंस्ट्रक्शन में एक तो जो मेन चीज़ यूज़ होती है वो होती है थर्मायनिक एमिशन, कि जो फिलामेंट है उसको हीट किया जाता है, अर्थात जो एक होता है कैथोड जिसको हीट किया और इलेक्ट्रॉन्स उससे एमिट हुए, वे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस एनोड तक। इस भाग पर उच्च वोल्टेज दिया जाता है। इस एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड भाग से जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे आते हैं एक तो एक्सरेज के रूप में और एक आते हैं हीट एनर्जी के रूप में। तो इसमें जो ऊष्मा है उसका काफ़ी लॉस होता है। जितना भी इनपुट दिया जाता है उस इनपुट के कंपैरिजन में जो एक्सरेज उत्पन्न होते हैं वो बहुत कम होते हैं, काफ़ी लो परसेंटेज उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी जितनी भी गतिज ऊर्जा है वह यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है, एक तो एक्सरेज में और एक हीट एनर्जी में। उसके बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं वह होते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन एमिशन सोर्स जिसको कैथोड कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए एक स्रोत लगा होता है जो उच्च वोल्टेज का होता है। ऐसे ही फोकसिंग कप, जिससे कि जो पथ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं वो उसी पथ में जाएं, कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं हो, उनकी स्कैटरिंग कम से कम हो। फिर लगा हुआ होता है एक टंगस्टन का मेटालिक टारगेट। जो टंगस्टन का मेटालिक टारगेट है वह उन इलेक्ट्रॉन्स को अचानक से रोकता है जिससे कि एक्सरेज उत्पन्न होते हैं। ये पूरी की पूरी जो एक्सरे की ट्यूब होती है वह ग्लास एनवलप जो वैक्यूम वाला होता है जिसमें किसी प्रकार की एयर नहीं होती, उसमें इवैक्यूएटेड रहता है। कुछ इस प्रकार का होता है फिलामेंट जिस मटेरियल को हीट किया जाता है, और ये होता है टारगेट। इस टारगेट से अचानक से एक्सरेज रुकती हैं और जो ट्यूब होती है उसमें ये वाला जो भाग होता है जो कुछ खुला हुआ रहता है, वहाँ से एक्सरेज जो है वह कलेक्ट की जा सकती हैं। जो एनोड यूज़ होते हैं वह एनोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेशनरी एनोड और एक होता है रोटेटिंग एनोड। जो स्टेशनरी एनोड है उसमें निरंतर जो एक्सरेज हैं वह एनोड पर आती हैं, इसीलिए वह जल्दी गर्म हो जाता है और इसको अधिकतर यूज़ नहीं किया जाता है। जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है वह होता है रोटेटिंग एनोड, जिसमें निरंतर जो एनोड है वह घूमता रहता है, जिससे कि जो भाग है जिस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह स्ट्राइक कर रहे हैं वह चेंज होता रहे, और जो ऊर्जा है या एनर्जी है उसके कारण जो एनोड है उसकी निरंतर कूलिंग होती रहे। ये होती है एक रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। इसमें ये होता है कैथोड, ऐसे ये रोटेटिंग एनोड जो लगातार घूमता है, ये बेयरिंग्स और ये पूरा सब कुछ ग्लास एनवलप में। उसके बाद हाई वोल्टेज पावर सोर्स, इसमें जो 230 वोल्ट्स की मेन सप्लाई होती है उसको एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप किया जाता है, बढ़ाया जाता है। उसके बाद ये आउटपुट दिया जाता है एक रेक्टिफायर को, जिससे कि वह उच्च विभव डीसी में परिवर्तित हो सके। उसको परिवर्तित करने के पश्चात ये वोल्टेज दे दिया जाता है एनोड तथा कैथोड को, जिससे कि एक्सरेज जो हैं वे उत्पन्न हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सरे मशीन। ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सरे मशीन में एक तो यहाँ पर होती है एक्सरे ट्यूब। इस एक्सरे ट्यूब के साथ सारे के सारे ये जो कंट्रोल्स हैं वह एडेड होते हैं, जैसे हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो एसी को स्टेप अप करने के यूज़ में लिया जाता है। ऐसे ही इसमें थर्मल ओवरलोड डिटेक्शन का एक स्रोत होता है। ऐसे जो कंट्रोल्स होते हैं वह इस रोटर को कंट्रोल करने के लिए पल्सेस की जो ड्यूरेशन है और हाई वोल्टेज सोर्स का कंट्रोल, फिलामेंट का कंट्रोल, ये सब कुछ किया जाता है। इसमें ये यहाँ से जो एक्सरेज उत्पन्न होते हैं उसको पेशेंट तक देने से पहले, जैसे यहाँ पर पेशेंट और ये यहाँ पर ये एक्सरे फिल्म और ये यहाँ पर लीड की शील्ड लगी हुई है जहाँ पर एक्सरे जो है वे उसका जो छायांकन है वह उत्पन्न होगा। तो इस पर देने से पहले ट्यूब से जितनी भी रेज़ यहाँ तक आती हैं उनको कोलीमेटर की सहायता से, ऐसे बकी डायफ्राम की सहायता से
उनका कॉन्ट्रास्ट और उनकी शार्पनेस जो है उसमें परिवर्तन किया जाता है। उसके पश्चात ही छायांकन जो है वह उत्पन्न किया जाता है। उसमें आता है इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर का मेन आवश्यकता होती है कि ये इमेज को और ब्राइटर बनाता है। इसमें जो एनोड्स होती हैं उन एनोड्स पर, अर्थात जो ट्यूब जो ग्लास एनवलप होता है उसी में एक एनोड के स्थान पर कई सारी एनोड्स लगा दी जाती हैं। तो जो एक एंड से दूसरे एंड पे जितनी भी एनोड्स लगी हुई होती है उनका विभव जो है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जैसे 100 वोल्ट से लेकर 35 किलो वोल्ट तक। जो आउटपुट है वह जो फॉस्फोर स्क्रीन है उस पर स्ट्राइक होता है, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो आउटपुट लेंस पर पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को इस हाई वोल्टेज के द्वारा इतना एक्सेलरेट किया जाता है कि जो इमेज है वह ब्राइटर उत्पन्न होती है। उसके बाद बीम विड्थ को कंट्रोल करने के लिए कुछ अन्य प्रकार की एसेसरीज यूज़ होती हैं, जैसे फ़िल्टर्स है, कोन्स है, डायाफ्राम्स हैं, ग्रिड्स हैं। इसमें जो एक्सरे फिल्म होती है उस एक्सरे फिल्म और इस फ्रेम से पहले कुछ ग्रिड्स लगा दी जाती हैं या डायाफ्राम्स लगा दिए जाते हैं। तो जैसे ही एक्सरेज बॉडी पर पड़ती हैं उसके पश्चात जो छायांकन उत्पन्न होता है इस फिल्म पर वो इस प्रकार की ग्रिड से पास होता है। ग्रिड में कुछ भाग ऐसा होता है जिसमें जो बीम है एक्सरे की वह पास हो सकती है, कुछ भाग ऐसा होता है जिसमें बीम जो है वह पास नहीं हो सकती। तो जो बीम की विड्थ है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद आता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में जो आवृत्ति काम में ली जाती है वह अबव साउंड होती है, अर्थात 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति, जैसे 2 से 18 मेगाहर्ट्ज यूज़ की जाती है। ये सिग्नल जो होता है वह इको सिग्नल पर आधारित होता है। जितना भी सिग्नल का परावर्तन या रिफ्लेक्शन होता है ट्रांसमिटिंग एंड से लेकर जो भी जिस भी ऑर्गन के लिए सोनोग्राफी की जाती है उस तक, जो भी इकोज आते हैं उन इकोज से कंबाइंड सिग्नल, कंबाइंड छायांकन उत्पन्न किया जाता है। इसका वर्किंग कंसेप्ट रहता है कि इसमें सबसे पहले एक तो अल्ट्रासाउंड सिग्नल जो है वह उत्पन्न किया जाता है, उसके बाद एक इको लिया जाता है रिफ्लेक्शन से, और उसके बाद इमेज जो है वो उन सारे इकोज को कंबाइन करके उत्पन्न की जाती है। इसका प्रोसेस रहता है कि इसमें जो स्कैन हेड ट्रांसड्यूसर है उसको स्कैन किए जा रहे एरिया के कांटेक्ट में रखकर जो स्किन और स्कैन हेड है उसके मध्य जेल लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो उस भाग तक पहुंचती हैं, परावर्तित होती हैं, रिसीवर तक आती हैं और उन इकोज की सहायता से इमेज उत्पन्न की जाती है। जिन पार्ट्स के लिए की जाती है वह है स्टमक, किडनी, पैनक्रियाज, ब्लड वेसल्स। इसके एडवांटेजेस रहती हैं कि इसमें गतिज विश्लेषण भी हो सकता है, ऐसे कैंसर और ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल है, और ऐसे जो ऑर्गन्स का डिटेल्स रहता है उसका सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें जो इमेज मिलती है उसको टोमोग्राफ कहा जाता है। इसमें एक प्रकार का मल्टी डायरेक्शनल स्कैनिंग होता है। इसमें भी एक्सरेज यूज़ करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हार्मफुल मेथड रहता है क्योंकि एक्सरेज ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसको गैंट्री से, अर्थात उससे पास किया जाता है। जो एक्सरेज हैं वह डिफरेंट एंगल्स पर लगाए जाते हैं जिससे कि जो आउटपुट है वह डिटेक्टर्स के द्वारा डिटेक्टर्स तक पहुंच सके, और उसके पश्चात जो आउटपुट यूनिट होती है वो कंप्यूटराइज्ड होती है जिससे कि आउटपुट जो है वह कंप्यूटर पे देखा जा सके। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ एमआरआई। एमआरआई जो होता है वह मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन पे आधारित रहता है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 70% वाटर रहता है, तो ये आधारित होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। इसमें जो H+ के आयंस होते हैं वह H+ के आयंस मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से अलाइन होते हैं उस पर आधारित रहता है छायांकन मेथड। इसमें प्रोसेस ये रहता है कि जो रोगी है उसको हाई मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कॉइल्स में रखा जाता है। जो RF पल्स है वह दी जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, और यह रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होती है।
इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पश्चात जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स होते हैं, अर्थात ह्यूमन बॉडी में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है उसके अनुसार जो H+ आयंस हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाते हैं। उनसे जो सिग्नल उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंट सिग्नल। इस सिग्नल को RF कॉइल्स लेते हैं और RF कॉइल से प्राप्त जो संकेत होता है उससे इमेज बनती है। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि इसमें हानिकारक रेडिएशन यूज़ नहीं होता है, किसी प्रकार का एक्सरेज जैसा छायांकन नहीं होता, मतलब एक्सरेज यूज़ नहीं हो रहे इस छायांकन में। ऐसे ही इसकी पिक्टोरियल इमेज का जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत उच्च होता है और इसमें जो स्पाइन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं या कोरोनरी डिजीज़ होते हैं उनको सरलता से डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अर्थात दूरबीन चिकित्सा, इस प्रकार के मेथड को की होल सर्जरी भी कहा जाता है। एक नॉर्मल सर्जरी में जहाँ पर 20 सेंटीमीटर तक का चीर फाड़ किया जाता है, वहीं पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में केवल एक छोटा सा चीरा किया जाता है, जैसे 0.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर, और उसी में सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वह डाले जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत प्रेसाइज होते हैं, 5 mm टू 10 mm डायमीटर के, और इसमें जो भाग होता है, जैसे अधिकतर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो की जाती है उस समय उस भाग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से फुलाया जाता है और उसके पश्चात उस भाग को अगर निकालना है, उस पर जो भी सर्जरी की जानी है वह की जाती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसीलिए यूज़ होती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी उस गैस को वापस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस बाहर भेजा जा सकता है और किसी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है इससे। जो टूल्स यूज़ होते हैं वह होते हैं कैमरा, टीवी मॉनिटर, वैक्यूम पंप, ग्रास्पर्स और सीजर्स। ये सारे टूल्स बहुत प्रेसाइज होते हैं और यह चिकित्सा किसी विशेषज्ञ की निगरानी में की जाती है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं लैप्रोस्कोप, अर्थात जो डिवाइस काम में ली जाती है उसको लैप्रोस्कोप कहते हैं। 2 टाइप्स की होती है, तो टेलीस्कोपिक रॉड लेंस सिस्टम जिसमें 3 चिप का कैमरा लगा हुआ होता है, और एक डिजिटल लैप्रोस्कोप सिस्टम जिसको अधिकतर यूज़ लिया जाता है, जिसमें CCD चार्ज कपल्ड डिवाइस कैमरा यूज़ होता है। इसके 2 फॉर्मेट्स होते हैं, एक तो मल्टीपल डा विंसी फॉर्मेट जिसमें मल्टीपल चीरे लगाए जाते हैं और फिर सर्जरी की जाती है, और एक होता है सिंगल बोनाटी फॉर्मेट जिसमें केवल एक ही चीरा किया जाता है और उसके बाद सर्जरी की जाती है। इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी,